हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब इधर देखो, इधर देखो प्लीज। एक्सचेंज रेट क्या बोला हो, विनिमय दर क्या हो, ठीक। $1 हम कहने लगे 75 रुपये, 80 रुपये के बराबर। $1 80 रुपये के बराबर, यानी $1 80 रुपये के बराबर है ना। $1 को खरीदने के लिए मुझे 80 रुपये देने पड़ेंगे। भारत के 80 रुपये दोगे, $1 मिलेगा तुमको। ये विनिमय दर, इसे बोला एक्सचेंज रेट। ये हमने पहले बहुत चर्चा कर रखी है। $1 80 रुपये के बराबर क्यों हुआ, वो मैंने पूरी चर्चा पहले बता रखी, मैं दोबारा नहीं पढ़ाने का उसे। $1 80 रुपये के बराबर, इसका मतलब समझो क्या है, यानी इसका मतलब 80 रुपये दोगे $1 मिलेगा, ठीक। डॉलर इतना मजबूत है, डॉलर ने एक हार्ड करेंसी के अंतर्गत आता। डॉलर हार्ड करेंसी के अंदर, भारत की करेंसी है, ठीक। ये डॉलर है, ये अमेरिका की करेंसी है, ये हार्ड करेंसी के 5 हार्ड करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा दिया गया। युआन होगी चाइना की, 2015 में मिला, जिसे हम रेनमी के नाम से जानते हैं। उसके यूएसए की होगी। दूसरे नंबर पर अमेरिका होगी, अमेरिका की होगी। जापान की होगी, ठीक है। तो 4-5 देशों की जो 5 देशों की जो करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा दिया, इस समय पहले चर्चा कर चुका। तो $1 80 रुपये के बराबर है, ठीक। अब सवाल है कि जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर, विनिमय दर का मतलब है तुम डॉलर को रुपए में बदल सको, रुपए को डॉलर बदल सको। मैं कहने लगा चलो बताओ मुझे, एक जगह मेरे पास 8,000 रुपये हैं, 8,000 रुपये हैं, 8,000 रुपये को तुम डॉलर में बदलना। तो ये बताओ मुझे $1 कितने डॉलर के बराबर है। तो $1 तुम निकाल लेंगे 1/80, $1/80 के बराबर। मैं कहने लगा, ये तो निकाल दो ना, बट्टे में लेके चल जाओ। $1 बराबर होगा 1/80 डॉलर। तो यहाँ $1 की जगह ऐसे लिख सकते हो तुम, तो नोट करोगे यहाँ से 8,000 इंटू 1 कितना 80, क्या बैठेगा डॉलर, धड़ और धड़ और धड़ और धड़, कितना बैठेगा $100 के बराबर। वाओ। अगर हम ऐसा मानकर चले कि $1 80 रुपये के बराबर है ना, अगर $1 80 का, तो इसका मतलब 8,000 रुपये दोगे ना तुम, $100 मिल जाएगा। अगर $1 को 80 रुपये का मानकर चलो तो 8,000 रुपये दोगे तुम, $100 मिल जाएगा। समझ में ये बात है। ये डॉलर किसके पास जमा हो जाएगा, आरबीआई के खाते में, ऐसा समझे। तो वहाँ एक्सचेंज रेट यूज करते हैं, एक्सचेंज रेट को, विनिमय दर को यूज करते हैं। अगर कोई बाहर का व्यक्ति पैसे लेगा आया, मेरी फ्रेंड कोई बाहर से पैसे लेगा आई, तो जब पैसे लेगा आई तो जैसे एयरपोर्ट पर उतरेगी ना वहाँ, तो $1 लेकर उतरेगी। वो डॉलर ना, जैसे वो $100 लेकर उतरी, और $1 का इस टाइम रेट चल रहा है मार्केट में 80 रुपये, तो उसे 8,000 रुपये मिल जाएंगे तुरंत। बस सोचे यार ये तो बड़ा मजा आएगा, भारतीय करेंसी के उसके हाथ में 8,000 रुपये जाएंगे। क्योंकि ये तो सारा खेल किसका, एक्सचेंज रेट का। अब एक्सचेंज रेट दो हो, कुछ एक्सचेंज रेट ऐसा हो जिसे हम बदल नहीं सकते, जो फिक्स रहेगा, और कुछ एक्सचेंज रेट ऐसा हो जिसे हम पता क्या करेंगे, जिसे हम बदल सकते हैं। तो जिसे हम बदल सकते हैं वो अलग एक्सचेंज रेट होगा। विनिमय दर 2 प्रकार की हो, एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट, एक हो हमारा फ्लक्चुएट, दोनों ही समझना हम। तो विनिमय दर हमारी 2 प्रकार की विनिमय दर हो। नंबर फर्स्ट विनिमय दर पता लग चुके, डॉलर को आप रुपए में बदल सकते हैं, रुपए को आप डॉलर में बदल सकते हैं। अगर आप जितने रुपए दोगे तो जो डॉलर का जो रेट चल रहा होगा, इतने मिल जाएगा। तुम आसान भाषा में समझाता हूँ, उदाहरण देता हूँ, छोटे छोटे उदाहरण, ठीक, ध्यान से। तो विनिमय दर हमारी 2 प्रकार की हो, एक तो फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, इसे बोलते हैं स्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर, इसे समझने की कोशिश करते हैं। समझ में बात है। दूसरे नंबर का हमारा होगा फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, इसे बोलते हैं अस्थिर विनिमय दर, अस्थिर विनिमय दर। पूरी दुनिया में यही चलती है, ये दो रेट चलते हैं। एक तो ऐसा होगा जो फिक्स होगा, जितना फिक्स कर दिया गया है ना, उससे आगे हम बढ़ नहीं सकते बिल्कुल भी। तो दुनिया में ना कोई भी देश होगा, उसके अंदर जो विनिमय दर चलता होगा वो क्या तो फिक्स एक्सचेंज रेट होगा या फ्लक्चुएट होगा। फ्लक्चुएट का मतलब बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया जाएगा। अगर बाजार में कोई चीज घटेगी बढ़ेगी तो इन पर असर पड़ेगा। तो अस्थिर विनिमय दर हो, एक स्थिर विनिमय दर हो। बाजार में क्या हो रहा है बाहर, हमें उसको कोई मतलब नहीं है, वो स्थिर विनिमय दर होगा। एक बार फिक्स तो फिक्स कर दिया, $1 55 का तो 55 का रहेगा। आरबीआई के पास इतनी ताकत हो, वो आज $1 को $1 के बराबर बना दे। आरबीआई है ना भारत का, उसके पास इतनी ताकत हो, आज $1 को $1 के बराबर बना दे, लेकिन बना नहीं सकता, समस्या खड़ी हो जाएगी उससे।
अब वो क्या समस्या होगी वही तो समझना हम, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। समझ ये बात, आरबीआई के पास इतनी ताकत है लेकिन फिर भी वो बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? उसी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो हम ना कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहे हैं, हम ऊपर वाला नीचे वाला, ये हम जानने की कोशिश करेंगे भैया, और कौन सा बेहतर और कौन सा बढ़िया। समझ में आया बात? या कोई दिक्कत? देखो अब उदाहरण लेते हैं, चलो मैं चीनी का उदाहरण लेता हूँ। 1 किलो चीनी 40 रुपए की, कितने की? मैंने बताया किलो कितनी चीनी कितने की है? 40 रुपए की। सच में 40 की क्या? सच में 40 की चल रही? तो कमारा 40 रुपए किलो चीनी, यानी 1 किलो चीनी खरीदने ना तुम तो कितने देने पड़ेंगे? ठीक, 40 रुपए अगर तुम दोगे तो 1 किलो चीनी मिल जाएगी। आसान भाषा में ऐसे कह सको तुम, 1 किलो जो चीनी है ना वो कितने रुपए की? 40 रुपए की। याद रखिए बात। या 1 किलो चीनी कितने की? 40 रुपए की। दूसरा, ये 1 किलो चीनी 40 रुपए की तो मार्केट से खरीदे लेकर आ रहे, इसके दाम घट भी सकते हैं, इसके दाम बढ़ भी सकते हैं। समझ बात? या हो सकता है 1 किलो चीनी कल अगले साल 42 रुपए हो जाए, 45 रुपए की। वो कैसे होगा? किसान खेत में गन्ना नहीं पैदा कर, तो चीनी के दाम पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? दूसरा तरीका, इसका मतलब यहाँ जो रेट लग रहा है ना, ये हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है बाजार की ताकतों पर निर्भर कर रहा है, ये मांग आपूर्ति पर निर्भर कर रहा है। यह मांग आपूर्ति का कॉन्सेप्ट चल रहा है, डिमांड सप्लाई का, मांग आपूर्ति का, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत चल रहा है। वहां चल नहीं रहा मांग आपूर्ति का सिद्धांत? आया समझ में? अगर किसी डिमांड तो इसकी है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही, आया समझ में? किसानों ने गन्ना ही नहीं पैदा करा खेत में, जब किसानों ने खेत में गन्ना नहीं पैदा करा तो फिर कहां से चीनी उगा लोगे? समझ में आई बात? या इसका मतलब 1 किलो जो दाम 1 किलो चीनी है ना जो 40 रुपए की हो सकता है 45 रुपए की हो जाए अगले साल, या हो सकता है गन्ना ज्यादा पैदा कर दिया 35 रुपए की हो जाए। इसका मतलब इस एक ऐसा मूल्य है, 1 किलो चीनी 40 रुपए की, एक ऐसा मूल्य है, एक ऐसा मूल्य है। अगर इसे समझेंगे ना डॉलर को समझ जाओगे कि कौन सा ये फिक्स एक्सचेंज रेट हो, कौन सा स्थिर विनिमय दर हो, कौन सा स्थिर विनिमय दर हो, रटना नहीं पड़ने का। 1 किलो चीनी 40 रुपए की हो सकता है, 1 किलो चीनी कल 50 रुपए की हो जाए। ऐसा कब होगा? जब जो गन्ना था ना पीछे था। क्यों? इसका मतलब ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब इसकी डिमांड बढ़ जा, चीनी की डिमांड बढ़ गई, जिस चीज की डिमांड बढ़ जाए उसका रेट बढ़ जा। डिमांड बढ़ गया तो फिर महंगा होगा, पीछे तो आपूर्ति है नहीं इतनी तो फिर तो महंगा हो जाएगा। इसका मतलब हो सकता है 35 रुपए का होगा, सस्ता होगा, इसका मतलब आपूर्ति ज्यादा हो रही, समझिए डिमांड है नहीं, फिर ऐसा हो सकता। तो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत काम करता होगा, इसका मतलब मैंने बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया है। इसका मतलब ये डेली फ्लक्चुएट कर रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल 2 साल में घटता बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हमने इसे पता कहाँ छोड़ दिया? हमने इसे फिक्स कर, हमने फिक्स नहीं छोड़ा सर, इसे बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया। बाजार के अंदर जिस चीज का डिमांड ज्यादा होगा उसका दाम भी बढ़ जाएगा, डिमांड नहीं होगा दाम घट जाएगा। समझ बात? डिमांड नहीं होगा दाम घट जाएगा, डिमांड होगा दाम बढ़ जाएगा। ऐसा डिमांड सप्लाई का खेल है, डिमांड सप्लाई का। पता लगा डिमांड ज्यादा आ रहा, लोग ज्यादा खरीद रहे टमाटर, तो टमाटर महंगा, टमाटर को खरीदी ना तो टमाटर सस्ता, तो डिमांड सप्लाई का खेल होगा। इसका मतलब 1 किलो चीनी 40 रुपए की, यहाँ डिमांड सप्लाई का खेल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये बाजार की ताकतों, ये बाजार, यही तो बाजार की ताकत है। सही बात? या यही तो बाजार की ताकत है। ठीक, तो जिस कीमत का निर्धारण बाजार की ताकत करती हो ना उसे हम फ्लक्चुएट कहते हैं, उसे बोलते हैं अस्थिर विनिमय दर। यहाँ जो विनिमय दर 1 किलो चीनी 40 रुपए की, तो डॉलर को भी तुम इस तरह वस्तु मान लो। आज डॉलर को भी वस्तु मान लो, $1 80 रुपए का, 1 किलो चीनी 40 रुपए की, 1 किलो चीनी $1, तो डॉलर को वस्तु मान लो। तो डॉलर को वस्तु मानोगे ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि बाजार की ताकतों के कारण डॉलर के दाम घट रहे बढ़ रहे, तो इसका मतलब वहां अस्थिर विनिमय दर काम कर रहा है, फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट काम कर रहा है वहां। हड़गड़ का समझ पाने की कोशिश करी, आज धीरे धीरे मैं वही पहुंचा दूंगा, तुम घबराओ मत बिल्कुल भी। दूसरा एक और तुमने नाम सुना होगा, पता किसका? पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कोटा, पीडीएस इसे बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके तहत ना जहां तक मुझे जानकारी है वहां ना पहले, अब तो देते नहीं, पहले चीनी भी देते थे कोटे में, यहाँ तक मुझे जानकारी है। और चीनी का नाम ना केवल 12 रुपए किलो था मार्केट के अंदर, इतनी मुझे जानकारी। पहले दाल भी देते थे, रजिस्टर भी देते थे, पेन भी देते थे, कॉपी भी देते थे। ये सब मेरे सामने की बात है, इसे मैंने अपनी आंखों देखा। ये जो सरकार का जो वितरण करने का जो प्रणाली चल रही है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने की, आज की चल रही, बहुत पुरानी चल रही है। पीडीएस का जो सिस्टम चल रहा है, इसका मुझे बताओ, सरकार ने चीनी का जो दाम तय कर दिया, सरकार एफसीआई है वो चीनी जो मिल है उससे चीनी खरीदने लगा, और खरीदने के बाद ना पता कितने में खरीदेगा? चीनी तो खरीद ली, मान लो 20 रुपये रेट तय कर दिया उसने, चीनी ज्यादा हो रही एफसीआई खरीद रख लगा,
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का निगम हो, ठीक, भारत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना, FCI, वो चीनी खरीदने लगा, भारत सरकार की कंपनी वो खरीद कर अपने स्टॉक में रखने लगी। अब उस स्टॉक को ना वहाँ तो रेट तय होगा, वहाँ से सरकारी रेट निकाला जाएगा 12 रुपये, और वो फिक्स कर दिया भारत सरकार ने, रेट 12 रुपये फिक्स कर दिया कि 12 रुपये किलो चीनी देनी, पता किस भारतीय लोगों को, आम नागरिकों को, समझ में बात किया। तो जो 12 रुपये किलो, 1 किलो चीनी का दाम भारत सरकार ने फिक्स कर दिया, कितना, 12 रुपये किलो। तो बताओ कोटे वाला बढ़ा सके घटा सके? चीनी के मार्केट में बताओ, ये जो रेट ये उस पर निर्भर कर मार्केट पर, या ऐसा हो सके कि अगर गन्ने की फसल ज़्यादा होगी कम होगी, यहाँ कोई फर्क पड़ रहा है? या तो सरकार ने फिक्स कर दिया, ये फिक्स, इसे बोलोगे फिक्स एक्सचेंज रेट। जिस तरह हमारे यहाँ डॉलर का दाम ना RBI फिक्स कर दिया, अगर RBI ने फिक्स कर दिया ना डॉलर का दाम, इसका मतलब वो फिक्स एक्सचेंज रेट कहलागा। ना तो मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे घट रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो 2 प्रकार की विनिमय दर हो दुनिया में, एक तो हो फिक्स एक्सचेंज रेट हो, एक हमारा हो फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट, अस्थिर विनिमय दर। उदाहरण लेकर समझ में आ गया होगा। यहाँ तक भी मुझे जानकारी कि PDS के तहत ना जो गेहूं चावल है वो कितना सस्ता मिलता, और ये तो भी मिलता, दिक्कत गेहूं चावल तो भी मिल रहा ना शायद, और सारी चीज़ें बंद कर दी। पहले दालें भी आती थी, ऐसा समझो, फ्री वाला मिल रहा है, पैसे वाला नहीं दे रहे। मतलब क्या कर, जो फ्री वाला कितना दे रहे? पैसे नहीं देने बिल्कुल भी, पहले पैसे देने पड़ते थे। चलो ये तो अच्छी बात है। 1 किलो कितने का? 1 किलो कितने का? 12 रुपये की। 1 किलो चीनी 12 रुपये की। ये PDS के तहत सिस्टम। तो डॉलर को भी तुम एक वस्तु मानना। अब जब डॉलर को एक वस्तु मानोगे तो होगा क्या, ये समझ लो। डॉलर को वस्तु मानोगे तो होगा क्या? अगर स्थिर विनिमय दर होगा ना, इसका मतलब RBI ना, जो RBI है, RBI के द्वारा भारत का एक ही तो केंद्रीय बैंक, उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ना जो दर अगर उसे फिक्स कर दिया गया, वो फिक्स कर सकता, उसके पास इतनी ताकत, समझ आई बात है। लेकिन करेगा नहीं वो, समस्या खड़ी हो जाएगी। उसने करके देख रखा था 24 जुलाई 1991 से पहले ये समझ जाओ हमारे पास ना फिक्स एक्सचेंज रेट ही था। उसके बाद जब हमारी स्थिति खराब हुई ना, क्यों खराब हुई वो भी समझेंगे, क्यों खराब हुई। स्थिर विनिमय, RBI के पास इतनी ताकत है, वो चाहे तो आज भी $1 को $1 के बराबर बना दे, $1, लेकिन $1 का दाम अभी 80 रुपये के आसपास चल रहा। उसके पास इतनी ताकत है, वो चाहे तो आज भी $1 को $1 के बराबर बना दे, लेकिन वो बना नहीं सकता। समस्या खड़ी हो जाएगी। हमें चारों तरफ से फंसा लिया गया। समझ में आया बात? या वो कैसे फंसा लिया बता दूंगा तुम्हें। अस्थिर विनिमय दर, फ्लक्चुएट जो एक्सचेंज रेट है ना, इसे फॉलो करना पड़ रहा है हमें। ये 24 जुलाई है, 24 जुलाई 1991, ये संकट याद है, इसे कैसे भूल सको। यहाँ जो आर्थिक संकट आया था, ये भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी ना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो संकट आया था 1991, पढ़ा ना मैंने तुम्हें, 1991 का जो आर्थिक संकट आया था, उसके बाद, उससे पहले ना हम ना ये फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रहे थे। उससे पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब अगर $1 का जितना भी दाम होगा उसे हमें तय कर रखना पड़ेगा। फिर हमने क्या करा, 1991 जैसे सुधार करे, तो 1992 में ना हमने 1991 के बाद हमने, तो 1991 की जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर ये प्रावधान करा गया था, इकोनॉमी के गेट हम खोल देंगे। तो हमने से बाद में जाकर छोड़ना पड़ा। समस्या क्या थी, हमारे पास ना हमारा जो सामान था वो खरीद ही नहीं रहा था। किस बात को लेकर खरीदता, हमारा निर्यात घट गया था। जो पहले थे हम बहुत घाटे में थे, और भी घाटे में चले जाते, क्योंकि भारत की कोई वस्तु खरीदने का ही नहीं। अगर तुम फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो करोगे ना, तो भारत की कोई वस्तु ही खरीदने का, $1 का दाम तुम फिक्स कर दोगे, क्योंकि भारत की जो वस्तुएं हो ना, उनमें इतनी गुणवत्ता होती, इतनी क्वालिटी नहीं होती उनके अंदर। समझ में आया बात? या ठीक। तो भारत ने ना 1991 से पहले कौन सा रेट फॉलो करा हमने, फिक्स एक्सचेंज रेट। उसके बाद ही कब फॉलो करा हमने, 24 जुलाई 1991 से पहले ये रेट फॉलो करा हमने। इससे समस्या क्या हुई, इससे समस्या हुई कि भारत का निर्यात घट गया। समस्या क्या उत्पन्न हुई इससे, भारत का निर्यात घट गया। भारत का पूछूंगा तुमसे कैसे घटा निर्यात, ये पहले सब समझा रखा है ना। निर्यात कम होगा भारत का। निर्यात कम होने का क्या मतलब है, क्या भारत की कोई वस्तु खरीद पाएगा? नहीं। भारत का 1991 का संकट याद नहीं है। 1991 में जो संकट आया था, एक हफ्ता ही बच रहा था बस। एक हफ्ते का हमारे पास फॉरेक्स बच रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार बच रहा था। उसके बाद हम कहाँ से लाते, किसके सामने हमने हाथ नहीं फैलाया। IMF के पास तक चले गए हम कि भाई हमें कुछ दे दो। IMF के पास हमें सोना गिरवी रखना
पड़ा, भारत सरकार को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। और ये बात मैंने कितनी बार बताई तुम, अगर कोई महिला अपना सोना गिरवी रख रही है ना, इसका मतलब उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। अब अंदाजा लगा लो कि देश की क्या स्थिति रही होगी। तो हमारे यहाँ क्यों समस्या आती है, हमने फिक्स एक्सचेंज, तो भारत सरकार मतलब आरबीआई पहले ना फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहा था, इसलिए फिक्स जो स्थिर विनिमय दर लागू कर रखी थी हमने जो बाहर की करेंसी पर, उसका एक कारण ये भी है 1991 का आर्थिक संकट आया, उसका एक कारण ये भी है कि हमने फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रहे थे हम। उससे क्या हुआ, भारत की निर्यात में कमी आई। जब भारत की निर्यात में कमी आई, भारत की कोई वस्तु खरीदने का नहीं तो भारत को डॉलर मिलने का नहीं, भारत के आरबीआई के खजाने में डॉलर आने का नहीं, तो फिर तो संकट आना ही आना। तो एक कारण ये भी है कि भारत ने फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो कर रखा था। जब हमने 1991 के आर्थिक सुधार हुए, भला उस मनमोहन सिंह का, उसने जब 1991 के सुधार कर दिए, 1991 के सुधार करने के बावजूद फिर हमने देखा कि 1991 के, क्योंकि जो उनके जो डॉक्यूमेंट में उसमें साफ कह रखा था कि आपको ना फ्लक्चुएट करना ही पड़ेगा, मजबूरी बन चुकी है हमारी, समझ बात या, क्योंकि हम विदेशी ताकतों पर जो बाहर की जो मार्केट फोर्स हो, हम उस पर निर्भर हो जाएंगे। अगर किसी कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर दुनिया में क्या बिक, कच्चा तेल बिक रहा है, आया समझ में, ट्रेन आपकी सारी उससे चलेगी। कच्चे तेल और कोयले के दाम अगर ज्यादा बढ़ गए तो मुझे डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो डॉलर जब तो हार्ड करेंसी के रूप में आया, समझ में बात या, तो हमने ना जो एक्सचेंज रेट वो फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट फॉलो करा, हमने फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट फॉलो करा, फिर तब जाकर हमारी स्थिति में सुधार आया। तो हमने जब सुधार करे तो इस टाइप से हमने सुधार करे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत? मान लो ये क्या है, डॉलर हमारे यूएसए करेंसी का नाम क्या है, डॉलर। 3 देश हमारे पास, ये देश 1 होगा, कुछ भी मान लो, ये देश 2 होगा, ठीक, ये देश 3 होगा, इसे इंडिया मान लो, इंडिया, ठीक। अब जरा एक बात बताओ, जो ऊपर के दोनों देश है ना, मान लो इन्होंने जो इन्होंने एक्सचेंज रेट फॉलो कर रखा, तो इन्होंने जो प्रणाली अपना रखी उसे हम फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट कहते हैं, एक्सचेंज रेट इसे बोलते हैं। इसने भी ये कर रखा है फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट, ये फॉलो कर रहा है। और हमारा देश कर रहा है फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट। तो समस्या क्या होगी हमारे देश के सामने, इसका तो निर्यात बढ़ जाएगा, इनका तो, क्योंकि बाहर की मार्केट जो बाहर के जो रेट होंगे ना उन पर निर्भर करेगा, समझ आई बात यार। और जो इंडिया का जो एक्सचेंज रेट, इंडिया कर रहा है फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो, तो इसका जो निर्यात होगा ना, वही जो मैंने तुम्हें यहाँ समझाई, इसके निर्यात में कमी आ जाएगी। ये बात मैं पहले समझा चुका तुम, इसके निर्यात में क्या आ जाएगी, कमी। जब इसके निर्यात में कमी आ जाएगी, दूसरा तो फिर क्या होगा, और आयात में बढ़ोतरी होती रहेगी, तो उसके खजाने तक डॉलर निकल के जाता रहेगा। डॉलर आने के कोई चांस है ही नहीं। जब डॉलर आने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसका मतलब अगर आरबीआई ने $1 का रखा है ना, $1 40 रुपए का, तो 40 का रहेगा फिर वो। ये ऐसा पहले आरबीआई ने कर रखा था 1991 से पहले, 40 रुपए का। तो जो बाहर से लोग पैसे भेज रहे हैं, तो $1 40 का, तो 40 का रहेगा। इससे बेनिफिट नहीं है। तो हमने रिस्क नहीं लेना चाहना ना, जो इंसान रिस्क ले रहा ना, कहते हैं हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना रिस्क लोगे इतना ही प्रॉफिट होगा जिंदगी में। जितना जोखिम उठाना सीखोगे ना, इतना ज्यादा प्रॉफिट में जाओगे। सही बात है। अब जितना भी तुमने कहीं भी अगर जोखिम उठाया होगा ना, तो पक्का तुम प्रॉफिट में जा रहे। अब ये देखो, भारत ने ना इन देश जोखिम मत है, इन्हें बताता है इनका निर्यात घट भी सके बढ़ भी सके। इन्होंने जोखिम लिया, इनके यहाँ निर्यात बढ़ रहा है, तेरे समस्या नहीं हुई। तो भारत ने पहली बार 1991 के बाद बहुत बड़ा कदम सुधार करा। तो उन्होंने अपना जो रेट था फिक्स एक्सचेंज रेट को हटाकर वो फ्लक्चुएट पर चला गया। क्योंकि 1991 की जो आर्थिक नीति आई थी ना, उसमें साफ साफ कहा गया था, साफ साफ क्या दिख ही रहा था, इसमें कर ही नहीं सकते। अगर आपको अपनी टोकरी में डॉलर डालना, तो आपको अपना निर्यात बढ़ाना ही होगा। समझ बात है। अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए तुम्हें फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट को अपनाना ही होगा, फिक्स एक्सचेंज रेट को दूर भागना होगा तुम्हें, अगर निर्यात बढ़ाना हो तो। समझ यही बात है। ये बात मैं पहले चर्चा कर चुका विस्तार पूर्वक। वर्ल्ड इकोनॉमी तमीज समझाया कि कैसे विनिमय दर को हमने कौन सा स्थिर। अब जो हमारे पास पता कौन सी विनिमय प्रणाली, ये हमारे पास अस्थिर विनिमय दर। अब हमने भारत ने अस्थिर विनिमय दर अपना रखी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक। अब कुछ देश ऐसे है, कुछ देश अधिकांश देशों में पूरी दुनिया में जितने भी देश, अधिकांश देश सबके पास यही है अस्थिर विनिमय दर प्रणाली, फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट। पूरी दुनिया से फॉलो कर रहा, पूरी दुनिया की जो करेंसी यही फॉलो कर रही, एक देश को छोड़कर, उसका नाम है चाइना। अब फिर भी उसका निर्यात इतना ज्यादा, यही तो समस्या, यही समझना। पूरी दुनिया तो फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट फॉलो कर रही, समझ में बात या। लेकिन चाइना आज भी फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहा, और तब भी उसका निर्यात इतना ज्यादा।
उस पर आरोप लगाया जा, वो अपने यहाँ के जो लोग ना बाहर सामान बेचने जाओ उसे भरमार मात्रा में सब्सिडी देव, ऐसा उस पर आरोप लगा जा। उसकी न्यूज नहीं, ग्लोबल टाइम्स इंडिया एक अखबार वहां को ये रिपोर्ट बाहर निकाल लो, वो भी सरकारी अखबार हो सकता देता हूँ। मान लो उनका निर्यात ज्यादा क्यों हुआ, बाहर के लोग नहीं वस्तु क्यों खरीद रहे, सस्ती बेच रहे, और सस्ती क्यों बेच रहे, क्या वहां की सरकार सपोर्ट करती हो ना, आया समझ में, हो सकता कुछ भी। कहते हैं वहां 17% तक सब्सिडी, 17% तक, हमारे यहाँ नहीं सब्सिडी है। तू कर सकता है ऐसा हो, क्योंकि वहां प्रोडक्शन ज्यादा, उत्पादन ज्यादा वहां से। चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसका निर्यात आयात से अधिक, एकमात्र, अमेरिका भी नहीं है ऐसा। समझ में आया बात, वो ऐसा कर सकता। और उसको खुद का कहना है कि जो मेरी करेंसी ना वो डोमिनेट करनी स्टार्ट करेगी, लेकिन अभी दिन बहुत दूर है। वो चाहता उसका खुद का सपना हो, सुपर पावर बनना चाहता, इसलिए ऐसा करता हो। समझ बात या हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी स्थिति बहुत खराब है। $1 80 के बराबर, वो चाहता एक युआन $1 के बराबर आ जा, समझे। इसको ऐसा करना पड़ेगा, वो अपने आप को दिखाना चाहता मैं सुपर पावर हूं। तो चाइना ऐसा कर सकता क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा, उत्पादन ज्यादा वहां से। और हमको ना, हम तो भाई बड़े लोग, हमारे मुद्दे प्रोडक्शन नहीं है ना, ऐसे समझ में, जाति में उलझे हुए हम तो। यहाँ तो छुआछूत ही नहीं बेटा अब तक, ऐसे समझ में। हम तो अनटचेबिलिटी में काम कर पाए ढंग से अच्छी तरह। हमारे यहाँ तो सामाजिक समानता ही नहीं आ पाई। तो हम बड़े लोग, हमारे मुद्दे ही अलग है बिल्कुल है। आज हमें धर्म से ज्यादा मतलब है ना, ठीक। वो चाइना वो कर सकता है ऐसा, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो आज भी फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहा है। देख लो, स्त्री विनिमय दर फॉलो कर रहा, और तब भी दुनिया में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार फिर रहा। उनकी टोकरी में ऐसा विदेशी मुद्रा भंडार हाथ तो भी नहीं आता। $4000 बिलियन को क्रॉस कर रहा है उसका विदेशी मुद्रा भंडार, और मेरे पास 600 भी नहीं है, एक साल के लिए भी पर्याप्त नहीं है। अगर हम आज काम करना बंद कर दे, आज ये निर्यात बंद कर दे ना, जो हम भारत सामान भेज रहे बैग, तो कंगाल हुए बैठोगे। कराची से वो आगा जो पाकिस्तान में आ रहा, अभी पाकिस्तान में पता क्या हाल है, वहाँ के लोग कह रहे हैं हमें इंडिया का बना दो, उनके मुंह पर ही कह रहे हैं हमें इंडिया में शामिल करो। इतनी बुरी हालत होगी, ठीक, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होगी ना, ठीक। जाति धर्म उड़ जावा, जो देश जाति धर्म उड़ जा रहेगा ना, समझ बात या, लोकेलिटी में उड़ जाओगा, कभी ऊंचा सोच ही नहीं सकता। बड़े लोग कभी छोटी सोच नहीं रखते, समझ बात या। जो बड़े लोग हो, बड़े लोग इसलिए बड़े हो, क्यों, क्योंकि उनकी सोच बड़ी हो इसलिए बड़े हो। और छोटे लोग की इतने छोटे क्यों हो, क्यों, क्योंकि उनकी सोच बहुत छोटी हो। छोटे लेवल तो सोचना स्टार्ट करते हैं, बड़े लोग हमेशा छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, छोटी मोटी चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। समझ में आया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। बताओ बड़े लोग क्यों बड़े हो। अच्छा, अभी बताओ, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है कहाँ तक। तो बताओ, भारत ना, शाखा बन के बैठी गजा ना क्या इतनी बात बताओ, समझ में नहीं, तो दिक्कत तो कुछ यहाँ तक। और सुनो, अब भारत, क्या भारत अपनी करेंसी को कमजोर बना सकता, कर सकता, अपनी अवमूल्यन बोलते हैं, जो अपने आप जान पूछ कर करते हैं ना, उसे बोलते हैं अवमूल्यन। और जो मार्केट की ताकत होता है बोल रहा मूल्यह्रास, समझ बात या। जो बाजार की ताकत तो रुपया गिर गया ना, अगर तो रुपया गिर गया उसे बोलते हैं मूल्यह्रास। अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे मार्केट में, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे, कोयले के दाम बढ़ रहे, तो डॉलर कमजोर होगा, मजबूत होगा। कच्चे तेल काहे में खरीदा जानो बता, तो डॉलर की डिमांड नहीं बढ़ जाएगी, और जिसकी डिमांड बढ़ जाओ महंगा नहीं हो जाता। अरे भाई मैं हूँ, मेरी मार्केट में डिमांड बढ़ रही, तो मैं क्या हो जाऊँगा, महंगा हो जाऊँ, मेरे रेट हाई हो जाएंगे, ऐसे समझ लो। मेरी डिमांड कमजोर होगी, मैं एक्सपायर डेट होगा, ऐसे समझ में, तो मेरे रेट घट जाएंगे। मैं 5 रुपये सोनू, 6 रुपये सोनू, ऐसे बिकेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है अंत तक, ऐसे बिकेगा। जैसे मैं एक्सपायर डेट हो जाऊँगा, जब मैं वृद्ध व्यक्ति हो जाऊँगा तो मेरी डिमांड घट जाएगी, ठीक है। जब मैं धीरे धीरे एक्सपायर डेट हो रहा हूँ तो इसके मतलब मेरी डिमांड घट जाएगी मार्केट में, फिर तुम्हारा वर्चस्व आएगा, ऐसे समझ में। मैं मुझे खाट दे दियो आराम तो है नहीं, मैं खाट पर लेटूंगा। उसके बाद तो डॉलर की डिमांड कब बढ़ेगी, जब कच्चे तेल के दाम बढ़ जाएंगे,
क्योंकि कच्चे तेल को खरीदने के लिए क्या चाहिए, पूरी दुनिया कच्चा तेल खरीद रही, तो पूरी दुनिया डॉलर की डिमांड कर रही। पूरी दुनिया में जितना भी आयात हो रहा है ना, उसका 85% डॉलर में हो रहा है। चाइना कितना भी चिल्ला रहा, चाइना ने अपनी करेंसी को फिक्स रख रखा है, फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहा है। वो कह रहा है फ्लक्चुएट भी करेगा तो ±2% या तो 2% ऊपर 2% नीचे। नहीं है कि आज डॉलर 40 का था कल को 45 का होगा 50 का होगा ना। ये कह रहा है साफ कहना मुझे सुपर पावर बनना, इसलिए अपनी करेंसी को भी ना 2% तक ही कमजोर बनाया। 2% क्या तो मजबूत कर देगा, 2% कमजोर कर देगा। भारत की तरह नहीं है बिल्कुल की। भारत के आरबीआई के पास इतनी ताकत, वो आज भी चाहे तो $1 को $1 के बराबर बना नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं कर देगा, $1 को $1 के बराबर इसलिए बना, भारत का निर्यात घट जाएगा। अगर भारत का निर्यात घट गया ना तो समझ जाओ आरबीआई की जो टोकरी ना जिसमें $580 बिलियन के आसपास भरा हुआ भी, वो सारा जीरो हो जाएगा। अगर वो जीरो होगा ना तो फिर बैठ कर मक्खी मारेंगे पाकिस्तान वालों की तरह। इसे क्या बुद्धि भ्रष्ट कर लेना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी दुनिया में कुछ नहीं होने की। पता लग चुका कि आज आरबीआई $1 को $1 के बराबर क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि हम फंस चुके। और इसी जंजाल को समझना तो मैंने पिछले वाले क्लास में सब समझा रखा है, समझा रखा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में तमीज से समझा रखा है मैंने, आराम से समझाया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या आरबीआई ऐसा कर सके कि $1 को $1 के बराबर बना दे? क्यों नहीं बना सकते? भारत का क्या हो जाएगा, निर्यात घट गया ना तो जो पहले थे, जहां पहले थे घाटे में, वहां और घाटे में पहुंच जाएंगे। अगर निर्यात घट जाएगा तो क्या घट जाएगा हमारा, फॉरेक्स घट जाएगा। फॉरेक्स को क्या बोलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार। अगर विदेशी मुद्रा भंडार गया तो सब गया, फिर कोई नहीं बचाने का। अगर विदेशी मुद्रा भंडार गया ना फिर तो वही स्थिति है जो 1991 में थी स्थिति। 1990 का जो 1991 का जो संकट आया तो उसको कैसे भूल सको, समझ में आया बात यार। तो फिर क्या करना चाहिए, इसका मतलब $1 को $1 के बराबर नहीं कर सकते। अच्छा मोदी जी कह तो रहे थे 2014 के चुनाव में, मैं भाई नो $1 को $1 के बराबर कर दूंगा, कहा था नहीं कहा था। तो फिर अब भारत के लोग मुझे पता नहीं अंधे थे क्या थे, समझ नहीं बात यार, ठीक कि इन्हें क्या दिख रहा था $1 $1 के बराबर कैसे हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सका क्यों, जरा एक बात बताओ, जिन देशों के साथ भारत आयात कर रहा रुपए में ही करना स्टार्ट कर दो भाई। जैसे हम भारत क्या भेज रहा, भारत बड़ी मात्रा में मिलाकर दूध के उत्पाद भेज रहा है यूरोप के अंदर। यूरोप वालों को दूध चाहिए तो यूरोप वालों की जो यूरो करेंसी ना उसमें हमें यूरो, हम उन्हें रुपए दे दो, वे एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? हाँ, अगर उन्होंने कर लिया इसका मतलब डॉलर को कमजोर करा जा सके। क्या कभी ऐसा अमेरिका चाहेगा? इसलिए अमेरिका ये चाहता कि हम कभी भी किसी के पार्टनर ना बना, समझे नहीं? यही तो उनकी नीति हो कि तो जो हम ना रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा, सुन लो, रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा। अब जो रूस है ना, रूस के पास जितनी एनर्जी मौजूद है ना बड़ी मात्रा में, समझ बात है, वो कहता है अगर व्यापार करना तो मेरी करेंसी में कर, रूबल में। अब कह रहा हो उसको, उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए, तो उसका कहते को तो कहना व्यापार करना तो मेरे साथ करो। तो एक नए गेटवे का इस्तेमाल करते, पहले स्विफ्ट चलता था, तो स्विफ्ट एक नया गेटवे हो, गेटवे का मतलब उसके तहत नया गेटवे तैयार कर रहा। अगर जिस रूस के साथ ने व्यापार करना तो उसकी करेंसी में व्यापार करो। जिसे हम चले गए तो हमने गांधी जी, अच्छा आया था, तो उसमें ना इसी गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो हमें क्या, इससे क्या होगा, अमेरिका की जो डॉलर करेंसी है वो कमजोर पड़ जाएगी। ये एक तरीका है, जो डॉलर है ना उसका वर्चस्व बना हुआ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। जो अगर डॉलर को कमजोर करना ना तो ये हमें करना ही होगा, और इस पर काम कर रही दुनिया भी। भारत का जितने देशों के साथ व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, क्या अमेरिका ऐसा चाहेगा? इसलिए अगर हमने किसी देश के साथ ऐसा करने की कोशिश भी करी ना तो अमेरिका तो उसे बहुत चीज़ खरीदनी पड़ती होगी, तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा देगा, फिर वो देश हमारे साथ ऐसा करने का ही नहीं। समझे नहीं? तुम मान लो हम श्रीलंका के साथ ऐसा कर रहे कि तुम हम अपनी करेंसी दो, हम तुम अपनी करेंसी देंगे जितना भी। और यह बात पता लग गई अमेरिका को, अमेरिका कुछ चीज़ ऐसी हो, अमेरिका तो ये भी खरीद कर लेगा, वो कच्चा तेल खरीद लेगा श्रीलंका, क्योंकि कच्चा तेल हमारे पास तो है नहीं, तो अमेरिका उसे कच्चा तेल देना बंद कर देगा, इसलिए वो श्रीलंका हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। समझे नहीं क्या तुम? सब अमेरिका का गुलाम है, ये अमेरिकन सिस्टम है जिसमें तुम फंसे हुए पूरी तरह, इसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है। समझ में आया बात? ये सिर्फ बात ही कर रहे भी है। हो सकता है कि नया गेटवे तैयार हो जाए, अगर हुआ ना तो ऐसा, और होना भी चाहिए नया गेटवे। इससे क्या होगा, डॉलर कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर डॉलर कमजोर, ये क्या मैं पढ़ा नहीं रहा तुम्हें, मुझे कुछ नहीं आता सच में, मैं तो बातचीत करता हूँ, मैं खड़ा होगा यहाँ, इकोनॉमिक्स में पढ़ाता ही नहीं मैं कुछ में। तो अगर नया गेटवे आया ना तो क्या उससे क्या डॉलर की करेंसी, जो डॉलर करेंसी थी ना कमजोर पड़ जाएगी। अगर डॉलर करेंसी कमजोर पड़ेगी ना, ये समझ जाओ फिर रुपया बढ़ जाएगा, और रुपया बढ़ाना रुपये की ताकत, ये समझ जाओ। हो सकता हम देखो इतने देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं, अगर उनके साथ हमारा रुपये में लेन देन हो जाना तो मौज आ जाएगी।
गांधी जी को यार तुम भारत की सीमा हो ना कैद कर रखो, गांधी जी को बाहर निकाल लो, उनकी औकात बहुत बड़ी यार। सही बात है, जो गांधी जी है ना वो बाहर जाना चाहते हैं, तो कैसे नए गेटवे इस्तेमाल करना होगा, डॉलर को कमजोर बनाना होगा। डॉलर को अगर हमने कमजोर बनाया ना तो मजाक नहीं कर रहा मैं, भारत का वो आइटम भी बाहर जाएगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। जो मेरी दादी अचार बनाती थी ना गाँव में बैठी, वो अचार अब बाहर निकलेगा, अचार जैसे ही बाहर निकलेगा डॉलर कमजोर पड़ जाएगा, याद रखना बात यार। सही बात। भारत का ना गांव गांव के, मैंने कहा था तुम, भारत के अंदर इतनी क्षमता आज भी, भारत के अंदर गांव की महिलाएं ऐसा खाना बनाती है, ऐसा अमेरिका के रेस्टोरेंट में खाना नहीं बनता होगा, अमेरिका के बहुत बड़े 5 स्टार होटल में खाना नहीं बनता होगा, भारतीय महिलाएं खाना बनाने में इतनी अव्वल है। मेरी दादी जो सब्जी बनाती थी ना मार्केट में उसको अगर उसे रख कर बेच देते हम तो आज हम करोड़ों में होते, सही बड़ा धंधा सेट होते, ताज होटल भी फैलता। समझ बात यार, बस निर्भर ही हो कि मेरी दादी को मार्केट नहीं मिल पाई ना, ऐसे समझ में, अगर मार्केट मिल जाती, ऐसा अचार डालती थी, समझ बात यार, पूरी दुनिया में बड़ी यूपी तो डिमांड थी अचार की मैंने बताया था ना तुम्हें, दादी का नाम चमेली था मेरी, ऐसे समझ में, जैसा नाम था ऐसा ही उनका काम था, बिल्कुल सोच लो तुम, चमेली ऐसा अचार तुमने देखी मेरी दादी? अच्छा, 1-2 बार तो तुम्हें भगाया होगा उन्होंने जब तक उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी, समझ, ऐसी हमारी दादी थी। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई तो ये बताओ, चाइना फिक्स एक्सचेंज रेट क्यों फॉलो कर रहा है, ये बता दो मुझे बस तुम। चाइना फिक्स एक्सचेंज रेट क्यों फॉलो कर रहा है? पूरी दुनिया तो फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट फॉलो कर रही, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग भी बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, पूरी दुनिया तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो कर रही, तो चाइना फिक्स एक्सचेंज रेट क्यों फॉलो कर रहा? टिकटॉक हार्ड करेंसी बनना चाह रहा, हार्ड करेंसी तो बन चुकी है उसकी, डॉलर से ऊपर जाना चाह रहा है इसलिए फॉलो कर रहा है। ऐसा समझो, वो अमेरिका को मात देना चाहता, वो विश्व शक्ति बनना चाहता, महाताकत बनना चाहता हो, विश्व गुरु बनना चाहता हो, सुपर पावर बनना चाहता हो, इसलिए वो आज भी ना, और वो ऐसा कर सकता, हम नहीं कर सकते ऐसा। कि समस्या क्या हो जाएगी हमें? निर्यात कमजोर हो जाएगा, तो फिर उनका निर्यात कम होता चाइना वालों का। हाँ, वो ना ग्लोबल चेन बन चुका, विश्व की अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का भाग बन चुका हो, पूरी विश्व अर्थव्यवस्था ना चाइना पर निर्भर है, वो अपने यहाँ प्रोडक्शन कर ना पूरी दुनिया को अपने सामान का गुलाम बना चुका हो। यस, कॉपी किताब पेंसिल तुम्हारे आ जाए, उसके चाइना के अंदर मटेरियल यूज करके आ रहा, सही बात, मोबाइल फोन बैटरी सेटरी सब पूरी दुनिया का ग्लोबल चैन बन चुका हो। वैसे अब तो सही बात है, पूरी दुनिया को लिथियम आयन बैटरी बना के भेज रहा हो। चलो दूसरे नंबर पर तो आए हम, पहले दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ भी भंडार मिल गया, हमारे यहाँ जो लद्दाख के अंदर भंडार मिला ना, उस तो हम दूसरे नंबर पर जाएंगे लिथियम के मामले में। बधाई हो, भारत के अंदर कुछ तो पहली बार मिला। अगर ऐसा है ना तो चाइना के बाद हमारा ही नंबर है। सही बात क्या, लिथियम का भंडार जो हमारे यहाँ मिला, पहले यहाँ मिला था उसमें कर्नाटक के अंदर, ठीक, मांड्या जिले में, ठीक, अब हमें मिला वहाँ से इसमें जम्मू कश्मीर में, तो कहीं तो हम आ सकते हैं। लेकिन अभी चांस है उसके लिथियम के बड़े बड़े पत्थर, अगर ऐसा है ना तो इसका मतलब फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ इन्वायरमेंट भी क्लीन हो जाएगा, उसके बहुत फायदे होंगे लिथियम के। हो सकता है लिथियम में इस बार सवाल आ जाए। समझ में आया बात? ये बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक, चलो अब मुझे बताओ, जो चाइना तुम्हें पता लग चुका है कि चाइना फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो कर सके, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, ऐसे उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, $4000 बिलियन और $500 बिलियन की कोई तुलना नहीं है। इतने पर उनके लिए इतना पर्याप्त हो, वे चाहे तो 6-7 साल कुछ भी न करें और वैसे बैठे बैठे खा सकते हैं। आज ही निर्यात आयात बंद कर दे, बिल्कुल भी समझ में आया बात है, निर्यात आयात कुछ भी आज भी बंद कर दे, जब भी 6-7 साल तक उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फॉरेक्स उनके पास है, हम 5वें-6ठे नंबर पर चल रहे, 5वें-6ठे नंबर पर चल रहे होंगे फॉरेक्स के मामले में। हर 3-3 महीने बाद में फॉरेक्स के आंकड़े जारी हो तो तुम्हें देखते रहना चाहिए। इसके बाद तो मैं RBI पढ़ाऊंगा तो तुम्हें सब बताऊंगा अच्छी तरह, बैंक के बारे में सब बताऊंगा, बैंक का इतिहास तक बता के चलूंगा कि बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई। अगली क्लास बैंक पर ही है, समझ, अगली जो क्लास होगी वो बैंक से संबंधित होगी। तो ये बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? तो फिक्स एक्सचेंज रेट जो स्थिर विनिमय दर और अस्थिर विनिमय दर समझ में आई? अगर स्थिर विनिमय दर भारत के अंदर कौन सी विनिमय दर वर्तमान समय में, पहले कौन सी फॉलो कर रहा था? स्थिर विनिमय दर अगर भारत ने फॉलो कर रखी थी पहले, तो उससे नुकसान क्या हुआ ये बता दो मुझे। एक तो हमारा ये हो कि अगर हमने 1991 से पहले हमने स्थिर विनिमय दर की प्रणाली थी, इसे लागू कर रखा था, इससे क्या हुआ? भारत की निर्यात में कमी आई। जब भारत की निर्यात में कमी आई ना तो भारत का फॉरेक्स घट गया, तो भारत के सामने 1991 का आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। यही तो क्वेश्चन में लिखना,
बस तुम्हें तो अच्छा लग रहा है मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से बैठ खड़ा होगा, यही तो क्वेश्चन है और क्या होगा क्वेश्चन। तीसरे नंबर फिर भारत ने 1991 के बाद क्या करा, अस्थिर विनिमय को लागू कर दिया। उससे क्या हुआ, भारत की जो स्थिति आर्थिक स्थिति वो सुधार आया, भारत का फॉरेक्स बढ़ा। और ये ना जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण की डिमांड थी, मांग थी, आपको इस रेट को फॉलो करना ही होगा। आज आपको जो मार्केट फोर्स है ना, जो बाजार की ताकत है, उनके कारण ना डॉलर की डिमांड घटती रहती बढ़ती रहती है, हमने उसको छोड़ दिया। अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे होंगे ना, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे होंगे, इसका मतलब डॉलर बढ़ जाएगा, डॉलर का दाम महंगा हो जाएगा। $1 80 का हो सकता है, 82 का हो जाए। कच्चे तेल के दाम घट रहे डॉलर सस्ता हो जाएगा, $1 70 का, $1 75, ऐसा करके ऐसे छोड़ दिया हमने। अब हमारे यहाँ ना यो अस्थिर विनिमय दर काम कर रहा है। तो विनिमय दर समझ में आया बात, या कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई। अब जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई। अब तुम सोचते हैं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या आता, अब ध्यान तो समझ लेना अच्छे तरीके से। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत में क्या क्या आता, एक तरीके भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रा भंडार, इसे फोरेक्स बोलते हैं, भारत का फोरेक्स। और ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, ये किसके पास रहता है सारा का सारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सही, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। आया समझ में। अब भारत में 1935 में हुई थी जरूर, भारत ने इसे पता कब बनाया था, 1949 में। 1949 से पहले प्राइवेट बैंक की तरह काम कर रहा था, शेयरधारक कंपनी की तरह काम कर रहा था। 1949 में हमने सरकारी बना दिया सर, पहले प्राइवेट निजी संस्था की तरह काम कर रहा था। इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा तुम्हें, समझ बात यार, घबराओ मत बिल्कुल भी। जब कल को बैंक के बारे में पढ़ेंगे हम, कल को नया टॉपिक चलने वाला बैंक के बारे में, तो बैंक के बारे में सब चीज़ पढ़ेंगे हम तमीज से, होश में होकर पढ़ेंगे। डिस्टर्बेंस 7-8 दिन में खत्म कर लेंगे पूरा। अब तो सबसे पहले कल को पता किसका क्लास होगा, इकोनॉमिक्स का ही क्लास होगा, समझ में आया बात है। उसके बाद फिर किसका क्लास होगा, हाँ जियोग्राफी का क्लास होगा, नहीं तो इन्वायरमेंट का क्लास होगा। तो आरबीआई की बात चल रही, किसकी, तो आरबीआई के पास टोकरी में जब उसके जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें क्या क्या आएगा, नंबर फर्स्ट क्या क्या आएगा, सुन लो ध्यान लगाएगा। पहले नंबर पर आएगा फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स में क्या क्या आएगा, फॉरेन करेंसी एसेट्स में आएगा विदेशी मुद्रा भंडार की जो परिसंपत्ति होगी, इसमें पहले नंबर पर आएगा गोल्ड। गोल्ड रखता भाई अपने पास, हाँ आरबीआई के पास ना गोल्ड होता, और गोल्ड से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा है ना 5, 10, 20, 50, 100,000 रुपये जितने भी है, उसका जाकर गोल्ड खरीद लो। आरबीआई तो सीखो, पैसा खुद ब खुद नहीं बढ़ता जब तक आप उसके रूप को चेंज ना कर दो। दूसरे नंबर पर आरबीआई खाते में दिखाई देगा तुम्हें, उसके खाते में दिखाई देंगे बॉन्ड, बॉन्ड दिखाई देंगे आरबीआई खाते में बॉन्ड। ये बॉन्ड खरीद कर रखा, बॉन्ड भी यहाँ के नहीं, बाहर की मार्केट के बॉन्ड खरीद कर रखा। जो सरकार है ना, सरकार की प्रतिभूतियां खरीद ला, उन्हें खरीदे भी बेचे भी, आरबीआई खरीद भी देगा बेच भी देगा। तो हम सरकार बॉन्ड भी खरीद कर रखती है, बॉन्ड, ऐसे सरकार को फायदा हो जा, इसमें रेट बढ़ते रहा, रेट बढ़ते रहा, बॉन्ड भी खरीद कर रखते हैं। आरबीआई के पूछा हुआ पेपर सवाल, आरबीआई के जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार का कौन कौन सा हिस्सा, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के अंदर क्या क्या हो, तो इसी सवाल पूछा हुआ पेपर में। अगला जो सवाल है, 4 हार्ड करेंसियां ना, 4 हार्ड करेंसियां, 5 हार्ड करेंसियां, वे 5 की 5 हार्ड करेंसियां इसमें रहती है। हार्ड करेंसियां कितनी, हार्ड करेंसियां 5 हार्ड करेंसी सब हमारे पास। अब सवाल है, जब हमारे पास सब यूज नहीं करते हम ना, हाँ कभी कभी यूज कर लेते हैं, 5 हार्ड करेंसी सब हमारे पास। लेकिन ऐसा जो भारत के पास जो गोल्ड रखा हुआ ना, क्या रखा हुआ, कैश नहीं रखता भारत अपने, जो भारत है ना अपने पास जो डॉलर का कैश नहीं रखता। 5 हार्ड करेंसी मतलब डॉलर भी होगा, ऐसे में ये सब, ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा, गोल्ड भी। दुनिया की विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ डॉलर आगा, हाँ डॉलर ज्यादा मात्रा में आगा जरूर। डॉलर का जितना भी डॉलर होगा ना, मान लो 580 बिलियन डॉलर, उसका केवल 10% ही अपने रूप कैश के रूप में रखेगा, जिसे जरूरत पड़ी दे दिया। सारा रखता क्यों, मैंने कहा सारा रखना मूर्खता होगा, समझ बात। या पैसा खुद ब खुद नहीं बढ़ता जब तक आप उसके रूप को चेंज ना कर दो। ये डायलॉग है छोटे लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। चौथे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या है, एक हो IMF का ट्रांच, ये क्या बोला हो, अरे भाई ये हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब ना कोई देश इसका सदस्य बना,
तो सदस्य बनने के लिए ना वहाँ पैसा जमा करना पड़ा। यस, और वो पैसा ना डॉलर के रूप में जमा हो, यहाँ डॉलर के रूप में जमा होगा। यहाँ से कुछ पैसे हैं डॉलर के रूप में जमा हो। वो कह रहे अच्छा कौन आप जी, IMF क्या करते तुम जी, मैं लघु लोकाली के ऋण देता हूँ अगर किसी के यहाँ वित्तीय संकट आ जाए। अच्छा मुझे आपका मेंबर बनना चाहते हो, एक काम करो पहले इतने डॉलर यहाँ जमा कर दो, ये डॉलर जमा करवा दो। है तो हमारे डॉलर, जब हमारे डॉलर है ना तुम जब चाह जब डॉलर जमा होंगे ना, जब तुम यहाँ से हमारी सदस्यता हट जाएगी तो डॉलर तुम्हारे पास पहुंचाएंगे। इसका मतलब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा हो। तो IMF के पास जो ट्रांच रहता है ना, जब हम IMF के सदस्य बने थे तो हमने उससे सदस्य बनने के लिए पैसे दिए थे। अब हम सदस्य तो हटा रहे तो हमारे पैसे वापस कर दो, इसमें आगे पड़ेंगे हमारे पैसे। और पैसे देगा वो डॉलर के रूप में नहीं देगा, हमारे पैसे वापस कर देगा, तो भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें आगे पड़ेंगे। तो ये भी हमारी फॉरेन करेंसी एसेट्स, विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। पता लग गया ना IMF ट्रेंच क्या हो। इसका ये मतलब कि जो हम ना जब हम IMF के मेंबर बने थे ना उस समय हमने डॉलर दिया था। अरे जब उसकी मेंबरशिप हट जाएगी ना हमारी, अगर हमारा मन करा तो हमारा डॉलर वापस नहीं करेगा, तो यहाँ का पड़ेगा खाते में। यहाँ बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये भी समझ में आ गया, गोल्ड हो भारत के, इसमें बॉन्ड भी हो उसमें। उसके बाद 5 हार्ड करेंसी भी है इसके अंदर, IMF के ट्रांच भी है इसके अंदर। 5वें नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम है SDR। बच्चों की समझ में आता है SDR क्या हो। SDR इसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें कई बार सवाल पूछ लिया UPSC ने, उसका फेवरेट चीज है, इसे बोलते हैं विशेष अर्हण अधिकार। विशेष अर्हण अधिकार। कौन कौन सी चीज भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा? विशेष अर्हण अधिकार। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या हो? अब आसान भाषा में से समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, 5-10 मिनट का। विशेष अर्हण अधिकार जानते हो SDR क्या हो? पहले पढ़ा रखा मैंने SDR क्या हो, यहाँ समझाऊंगा SDR। तो जो SDR क्या हो, अब SDR ध्यान से सुन लेना। IMF का नाम सुना? तो IMF एक प्रकार की संस्था, जो SDR है ना, SDR एक करेंसी को कहते हैं मुद्रा, और मुद्रा तो किसी देश की हो, लेकिन मैं कह रहा हूं SDR ना IMF की करेंसी। जब मैं किताबों में पढ़ता ना बचपन में, 10वीं 11वीं की किताबों में पढ़ता हूँ तो मेरी समझ में नहीं आता। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, इनिशिएटिव सारी पढ़ता हूँ, समझ में नहीं आया मेरी। तो मैंने रियल लाइफ में आभास करा कि है क्या भला है वो। SDR किसी की समझ में नहीं आता। मैंने बहुत सारे टीचरों को भी सुना यूट्यूब पर भी, तब भी मुझे समझ में नहीं आया। मैं सोच पता नहीं, बहुत टेक्निकल तरीके से बताया मुझे। फिर मैं सोचा आसान भाषा में कैसे तोड़ा जाए और कैसे समझाया जाए। मेरे को समझाना कुछ नया फंडा होना चाहिए। तो जो पिछले साल में पढ़ा रहा था ना, पढ़ाया मैंने बहुत सारे बच्चों को, दोस्तों में ऐसे बैठ कर डिस्कस करते रहते हैं। तो हम सोचे कि हो क्या SDR होगा, क्या भला है SDR। तो SDR को समझने का क्या तरीका होना चाहिए। तो SDR पूछे तो क्या है? SDR IMF की करेंसी। IMF की करेंसी तो किसी देश को जारी करने का, कोई देश ही तो करेंसी जारी करने का अधिकार किसी देश को हो। IMF कोई देश थोड़ा ही है, या तो संस्था। तो फिर मेरी बात समझ में नहीं आई भाई, होगा क्या फिर? आसान भाषा में समझो। जब ना हम हरिद्वार जाना होता था, आज तो 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ तुम्हें। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट जो लिमिटेड है ना, इसका मतलब उत्तराखंड की जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी, उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी वे बसें चलाती है अपनी। अब जो बसें चलती है उत्तराखंड की सरकारी, बहादुराबाद तो चलेगी बस। अब बहादुराबाद तो हरिद्वार जाना होगा, तो बहादुराबाद तो हरिद्वार जाने के लिए ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे पता क्या कहते हैं? सिक्के की समस्या थी, खुले पैसों की समस्या थी बहुत बड़ी। पहले खुले पैसे नहीं मिलते थे बिल्कुल भी, सिक्के नहीं मिलते थे। समझ आई बात? समस्या खड़ी हो जाती बिल्कुल भी। तो मुझे पता क्या करा था, तो वहाँ के जो वे थे ना कंडक्टर, वे भी बड़े खतरनाक थे। मैंने कहा खुले दो, कह रहे आगे जब मेरे को खुले हो जाएंगे ना, आगे तो ले लो, कोई चढ़ागा तो खुले देगा। इस तरह की समस्या थी। हो सकता है आज भी प्रॉब्लम समस्या खड़ी जाती है, आज भी जा। ठीक है, तो मुझे इस तरह की समस्या बहुत फेस करनी पड़ती इस तरह करके। कभी कभी क्या हो जाता है, उनके पास खुले पैसे नहीं हुआ करते थे बिल्कुल भी। ठीक, IMF है, इस पर आरोप लगा जा, ये दूसरे को फंड तो चले। ये IMF है, इस पर आरोप लगा जा, ये दूसरे के पैसे चले। तो इसने अपनी खुद ही करेंसी जारी कर दी, खुद ही करेंसी इसकी। ऐसे सब एक्सेप्ट करा, बताऊंगा तुम। तो जो टोकन था ना, उसने क्या करा मुझे, मैंने कहा जी मेरे 7 रुपये दो। 7 रुपये की बहुत कीमत थी उस टाइम पे। पहले 7 रुपये, क्या 7 रुपये तो नहीं आया मेरे को भाई। 5, मैंने कहा 5 रुपये दे दो, 5 भी नहीं आया भाई। मैंने कहा फिर क्या करूँ जी मैं? अब आप कहाँ जाओगे?
मैंने कहा जी मैं देहरादून जाना है मुझे। वो कह रहे देहरादून की बस में बैठ लियो और ये टिकट उसे दे दियो। उस पर 5 रुपये लिखा रखा था उन्होंने, और कुछ भी नहीं आया था। टोकन दिया उस पर और टोकन पर 5 रुपये लिखा हुआ था। ऐसा करके मैंने जाया, वो 5 रुपये 7 रुपये लिखा था, 7 रुपये का टोकन मैंने उसे पकड़ा दिया। उसने क्या करना, मैंने पूछा वहाँ तक का किराया कितना, कहने लगा 30 रुपये है। तो मुझे उसने ना 7 रुपये का जो टोकन था, 5 रुपये का टोकन मान लो तुम, 5 रुपये मान लो तुम, 5 रुपये दिए उसने मुझे, 5 रुपये का टोकन दे दिया। वो 5 रुपये का टोकन मैंने उसे पकड़ा दिया, उन्होंने भी वो टोकन ले लिया। समझ आया बात यार। अगर मैंने कहा तो बढ़िया जुगाड़ है यार, जिसको खुले पैसे नहीं है। ऐसे ही करके उत्तराखंड जो कॉर्पोरेशन उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट जो लिमिटेड है ना, उसने इस तरह करके खुले पैसे की समस्या को दूर करने के लिए इस कंपनी ने अपनी करेंसी जारी कर दी। IMF था नहीं हो। उन्होंने ऐसा क्यों करा? उन्होंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि इमरजेंसी थी। आपातकालीन स्थिति में अगर पैसे नहीं हैं तो क्या करेंगे, पैसे नहीं हैं तो क्या करेंगे, इस सिक्के का इस्तेमाल कर सको चलाने के लिए। मुद्रा आपूर्ति को ना संतुलित करने के लिए ये काम किसका होगा, ये उसका होगा जो कंपनी जो बस चला रही हुआ, जो बस का जो कंडक्टर तो सरकारी, ड्राइवर भी सरकारी, तो कंडक्टर के पास खुले पैसे नहीं है, उसी समस्या से बाहर निकलना था। इस समस्या का निदान कर रहा है कौन, जिस कंपनी में काम कर रहा हो, जिस सरकारी कंपनी में काम कर रहा हो। अच्छा बढ़िया, हिसाब तो बढ़िया था। जब भी किसी को खुले पैसे नहीं होते, वो 5 रुपये का टोकन उठाते, वो पकड़ा देते, वो कहीं भी चला जाता, पूरे ट्रांसपोर्ट में कहीं भी चल रहा था वो। बात तो सही है, लेकिन चल सकता था उसी ट्रांसपोर्ट में, यूपी वाला में थोड़ा चल जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। चल गया काम बिल्कुल। SDR बिल्कुल ऐसा ही है। SDR ऐसा ही है किसी को, अगर मान लो मैं कुछ सामान खरीदने चला गया बाहर, मेरे पास डॉलर नहीं है, लेकिन मेरे RBI के खाते में SDR बचा हुआ, समझ गए, SDR बचा हुआ मेरे पास। जैसे मुझे देहरादून जाना था, मेरे पास पैसे नहीं है खुले, मैंने वो टोकन उठा के पकड़ा दिया। अब मेरे पास SDR में तेल खरीदने चला गया वेनेजुएला के पास, तो मेरे पास जो SDR है ना रख के मैंने खाते में, उस जो वेनेजुएला और वेनेजुएला का अमेरिका के साथ भी ट्रेड ऐसा, तो वेनेजुएला से एक्सेप्ट करेगा। SDR एक प्रकार की करेंसी नहीं हुई, किसकी करेंसी SDR। अब तुम समझ गए बात, या क्योंकि इमरजेंसी काम रहा होगा, क्योंकि तुम क्यों समझ गए। अगर मैं कहता ना IMF की करेंसी इतना ही बड़ा बताया छोड़ा, तुम्हें जिंदगी में कभी समझ में नहीं आता। अब तुम बताएगा कि मजबूरी में चलाना पड़ा होगा। और ये तो भारत के अंदर जो RBI का खाता ना, RBI का जो विदेशी मुद्रा भंडार का खाता, उसमें भी SDR रख रखे हम ना, और सबको SDR दे रखे। इस बार IMF पर आरोप लगा जाए, इन्हें तो दिए हैं क्योंकि हम इसके मेंबर बन गए थे। SDR IMF की करेंसी। अब बताओ तो फिर IMF जो IMF का सदस्य होगा वही चलेगी करेंसी। सही बात है नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं है। पूछो क्यों। SDR की जरूरत है ना पूरी दुनिया को, जो IMF का सदस्य नहीं है करेंसी वहां भी चलेगी। तुम तो सोच रहे हो टोकन वहीं चलेगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है, ऐसा वजह। और IMF में किसका वर्चस्व सबसे ज्यादा, अमेरिका का। अमेरिका के पास क्या है, डॉलर। अब पूरी दुनिया में 85% आयात किस तो हो रहा है, आयात नहीं निर्यात, ट्रेड किस तो रहा है, डॉलर से। अब ये बताओ, मान लो मॉरिशस का नाम सुना है। मॉरिशस मान लो कि IMF का सदस्य नहीं है, IMF का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को ना क्या बताओ, तो फिर भारत जो मॉरिशस, हम गए मॉरिशस के पास कि बताओ कि हम यहाँ अपने आपके यहाँ होटल बुक करना, कहने डॉलर दो। मैंने कहा डॉलर नहीं है SDR। तो SDR लेगा वो, हाँ लेगा। पता क्यों लेगा, क्योंकि अमेरिका वाले वहां भी है वो, समझ गए, अमेरिका वाले वहां भी है वो डॉलर। तो क्यों, डॉलर में SDR कहीं भी एक्सेप्ट हो जाएगा, इसलिए SDR वहां भी एक्सेप्ट होगा। ये सवाल पूछा हुआ सेम, वहां भी एक्सेप्ट होगा जो IMF के सदस्य नहीं है, समझे नहीं क्या। SDR वहां भी एक्सेप्ट होगा जो IMF के सदस्य नहीं है। क्यों, क्योंकि SDR की जरूरत सबको। चलो मान लो उन्हें SDR लेकर रख लिए, SDR लेकर रख लिया उसने, मॉरिशस ने SDR लेकर रख दिए, तो SDR की जरूरत तो होगी, तो हो सकता है जो SDR का जिसके साथ ट्रेड हो, आया समझ, वो अमेरिका का सदस्य हो, IMF का सदस्य हो, तो भी तो आराम से ले लेगा। भले ही मॉरिशस IMF का सदस्य नहीं है, तो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, मनी भी नहीं करने का, लेकर रख लेगा। उसको बतागा कि दूसरा देश तो मेरे पास आ गई और वो IMF का सदस्य है, तो आराम से। तो जरूरी नहीं है कोई IMF का सदस्य हो, क्योंकि SDR की भी मार्केट में इतनी डिमांड है जितनी डॉलर की डिमांड है। और SDR ना IMF की करेंसी, या SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष ऋण अधिकार IMF की मुद्रा है, और किसी संस्था को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन एक प्रकार का टोकन टाइप है, समझ गए। भारत के अंदर भी SDR और एक SDR की वैल्यू ना, एक SDR जिस तरह SDR की वैल्यू 1.42 रुपए के बराबर है इस टाइम वर्तमान समय में। एक SDR की वैल्यू, एक SDR, यो एक SDR ना, यो ने इतने डॉलर के बराबर है, समझ गए तुम। एक SDR इतने डॉलर के बराबर है। अब भारत के देखो पास कितने SDR होंगे,
ये बात भारत किसी को बताता ही नहीं। तुम बताओ, तुम मुझे बता दियो। सही बात है। कितने उसके पास एसडीआर रख रखे, तो उसके पास एसडीआर भी है, उसके पास आईएमएफ का ट्रेंच भी है, उसके पास हार्ड करेंसी भी है, सारी उसके पास यूरो भी जो हार्ड करेंसी है, उसके पास बॉन्ड भी है, आए समझ में, उसके पास गोल्ड भी है उसके आरबीआई के खाते में, समझ में बात है। और 10% कैश के रूप में रखा हो। जितना विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास मौजूद है ना, उसका 10% ही कैश के रूप में रखेगा, ताकि हमारे पास लिक्विडिटी को संभाल सको, वो तरलता को संभाल सके। बताओ एसडीआर क्लियर है नहीं? एसडीआर एक प्रकार का टोकन टाइप हो, इमरजेंसी में चला गया फंड हो, आज इमरजेंसी में काम चला दिया उसने, तो ये एसडीआर। एसडीआर का नाम हिंदी में विशेष ऋण अधिकार है। क्या? आईएमएफ की मुद्रा, लेकिन भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है क्या आईएमएफ? जो क्या विशेष ऋण अधिकार या एसडीआर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट है? यस, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट है। या उसके वो भी, उसका भी एक्सेप्ट है जो आईएमएफ का सदस्य नहीं है, हाँ वहां भी एक्सेप्ट है, लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता हम वो भले आईएमएफ का सदस्य न हो, लेकिन उसका जिसके साथ संबंध हो वो तो आईएमएफ का सदस्य होगा, इसीलिए उसकी पूरी दुनिया में डिमांड है ना। क्योंकि आज भी पूरी दुनिया को डॉलर डोमिनेट कर रहा है, तो पूरी दुनिया से क्या, पूरी दुनिया इसकी डिमांड करती है एसडीआर की। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? उम्मीद करता हूं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, कौन कौन सी चीज भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होगी, ये बात तुम्हारे दिमाग में चली गई होगी। ये कई बार पूछ रखी है, एसडीआर को लेकर कई बार सवाल पूछ लिया, और जितनी बार पूछे इतनी बार ही गलत हो बच्चों का। सही बात ये बात भी तुम्हें समझ में आ चुकी होगी। आईएमएफ, ये बात समझ में आ चुकी। ये सवाल भी पूछा हुआ, आईएमएफ का जो ट्रांच है ना, ये भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है नहीं है? इन सब चीजें हिंदी में कन्वर्ट करके लिखनी है, तुम लिख दोगे। ये एक्सचेंज रेट यहाँ समाप्त हुआ, कल हमारा बैंकिंग स्टार्ट होगा। और बैंकिंग ना बहुत ही वोलाटाइल है और सबसे तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। अखबार उठाओगे ना, कुछ मिला नहीं मिला, बैंकिंग में 2 दिन पक्का मिल जाएगा, हर दिन मिलेगा। इतना तेजी के साथ बदल रहा है, और जितना तेजी के साथ बदल रहा है ना, इतना ही खतरनाक हो रहा है। मैं रोज देखता हूँ, आज ये वाला बैंक आया, आज पेटीएम आया, आज गूगल पे आया, आज फोन पे आया, ये चल गया स्कैनर कार्ड। मैं तो हैरान हुआ, एक ढोलक वाले को देखा, मोदी जी बता रहे थे मुझे, तो मेरा एक ढोलक वाले को देखा मैंने ना, सच में देखा, जब वो डांस कर रहा था ना, उसके स्कैनर कार्ड लगा रखा था, स्कैन करो और बस दान होगा, अब 10 रुपये फेंकने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। मोदी भी सुनना, तो बताया मैंने, सच में एक ढोलक वाले को देखा, समझ में ये बात है, बड़ा गजब का। ठीक, इतनी दुनिया टेक्निकल होगी। ये पेमेंट बैंक कौन है, क्रेडिट कार्ड क्या हो, डेबिट कार्ड क्या हो, बैंक कैसे काम करते हैं, बैंक को बंद क्यों नहीं कर देते, बैंक घाटे में क्यों चले जाते हैं, बैंक दिवाले क्यों जाते हैं, ये कल जानना। बैंक का इतिहास ही कहां से शुरू हुआ, भारत में पहली बैंक कब आया? 1770 में। अच्छा, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, क्या नाम था भाई जी उसका? अच्छा, सब शुरू तो बताऊंगा कल को, बैंक का पूरा इतिहास कंगालूंगा बैठा मैं यहाँ तुम्हें, समझ बात। जितने बैंक का, अच्छा ये एसबीआई बैंक है भाई, समझ में आता कौन सा सरकारी बैंक है, कौन सा प्राइवेट बैंक, कौन सा वाणिज्यिक बैंक है, कौन सा अनुसूचित बैंक, समझ में नहीं आता। कौन सा भारत सरकार का बैंक है, किस में पैसे जमा कर, कौन सा ब्याज बढ़िया दे रहा है, कौन सा घट रहा है, ये ब्याज ही समझ में नहीं आता। किसे लोन दे रखा है, किसे डूब रहा है, कोई समझ में नहीं आता। अरे जानना चाहते हो, कल को बैंकिंग स्टार्ट करूंगा मैं, और बैंकिंग की वीडियो मैं दूसरे वाले चैनल पर ही डालूंगा, आईएससी यूपीएससी वाले भाई, बैंकिंग का क्लास, समझ में आया बात है। तो बैंकिंग का जो क्लास चलेगा कल से चलेगा, और 8 दिन तक लगातार बैंकिंग का क्लास चलेगा। अब जोड़ लो 8 दिन कितने बैठ रहे, जोड़ो 30 का महीना, 28 का। अच्छा, 5 दिन में खत्म करूंगा बैंकिंग, लेकिन ये भी नहीं है कितनी जल्दी खत्म कर दूं मैं, तो हुआ ना तो मैं 5 दिन और बढ़ा सकता हूँ। मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी कुछ भी खत्म हो, समझ। बैंकिंग में भले मेंस में सवाल ना आता हो, पीरी में आज तक 8 से कम क्वेश्चन नहीं आए इसमें, कभी कभी 12 क्वेश्चन भी बैंकिंग से आए। हाँ, पीरी के अंदर ना सबसे हॉट टॉपिक यही है बैंकिंग, तेजी के साथ बदलाव हो रहा, जो भी चीज पेपर, जो भी चीज आ रही है ना, उस पक्का सवाल पूछ रहा है बैंकिंग में। तो बैंकिंग को थोड़ा तमीज से कंगा लगे, कुछ नहीं छोड़ने के बैंकिंग में। बैंकिंग का बी तक बताएंगे तुम, बैंकिंग का मतलब क्या है, क्या बैंकिंग एक बिजनेस है, बिजनेस तो कैसा बिजनेस है, तो बैंकिंग के बारे में की बात करी जा, दे आर ट्रेडिंग ऑन। ये बैंकिंग इतना खतरनाक बिजनेस है ना, अगर इसमें एक बार डूब गए ना तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जो काम आज हमारे बैंक कर रहे हैं ना, वो कभी धन्ना सेठ करा करते थे। धन्ना सेठ जो गांव में लोग साहूकार हुआ करते थे, जैसे हमारे गांव में नींदर है, ऐसा जो ब्याज पे पैसे देते हैं, सही बात क्या, हमारा ताऊ कलीराम ऐसा हो जाता। इस टाइप के जो धन्ना सेठ लोग होते हैं, ये बैंक वाला काम करते थे, ब्याज एक तो पैसे लेते थे, दूसरे को दे देते थे। ठीक, इसे समझने के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा कल का, और कल में इकोनॉमिक्स पर बहुत लंबा क्लास लेने वाला हूँ बैंक का,
बैंक का पूरा इतिहास, बैंक की पूरी जानकारी, तमीज से जानकारी। इंपीरियल बैंक क्या था, एसबीआई कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसी कहानी है इनकी पूरी की पूरी। आईसीआई बैंक में संकट क्यों आया, एसएलआर का क्या हो, सीआरआर क्या हो, सब पूरी जानकारी। ये हम कहते हैं एफडी करवा दो, बैंक में जाकर एफडी करवा दो 40,000 की, ये एफडी क्या भला हो, है नहीं, कहते नहीं क्या एफडी क्या भला हो, एफडी करवा दो चलो। डेबिट कार्ड का क्या फायदा, हमें तो ये नहीं पता क्रेडिट कार्ड क्या हो, इसका क्या करेंगे क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड में बहुत सारी वैरायटी देख रहा है, सिंपली क्रेडिट कार्ड, ये वाला क्रेडिट कार्ड, वो वाला क्रेडिट कार्ड, 20 प्रकार के क्रेडिट कार्ड। इन्हें नहीं पता, इन्हें डेबिट कार्ड की जानकारी नहीं, क्रेडिट कार्ड तो बहुत दूर की बात है। रिवॉर्ड भी चल रहे हैं उन पर, रिवॉर्ड आ रहे हैं उन पर। बैंकिंग की पूरी जानकारी देने, क्या हुआ, दर्द हो रहा। तो बैंकिंग की पूरी जानकारी देने के लिए ना तुम्हें कल को 3 बजे, कल को 4 बजे, 4 बजे ठीक। ये बात बता दो, समझ में ही नहीं आई, कैसे क्या समझा, मोटे मोटे तरीके से बता दो। बागों में रह गई थी मैं तो बागों में, ये तो ना ये समझाया ना। चलती रहने तो कोई दिक्कत थोड़ा ये वीडियो में, चलो अब तो वाईफाई चल रहा है, टेंशन नहीं है। चाइना आज भी फिक्स एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहा है, वो ऐसा कर सकता है, क्यों कर सकता है ऐसा, उत्पादन ज्यादा है उसका, पूरी दुनिया उसकी गुलाम है। चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, चाइना का लाख विरोध कर लो, आज भी तुम नीचे से लेकर ऊपर तक चाइनीज चीजों में ढके हुए, समझ नहीं बात है, तुम लाख विरोध कर लो उसका। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। एसडीआर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। एसडीआर क्या हो, आईएमएफ की करेंसी, टोकन के रूप में जारी कर दिया गया। उदाहरण देख लेना पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी मैंने एसडीआर समझा रखा है। एसडीआर का जो उदाहरण दिया ना वो बड़ा यूनिक उदाहरण है, मैं इस उदाहरण को बढ़ाना नहीं चाहा, नहीं तो अपनी फ्रेंड की बातें बताना शुरू कर देता मैं तुम्हें, समझ आई बात है, तुम्हें महसूस भी नहीं होने देता।